अब चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ और सबसे पहले बड़ी खबर है। यूपी में 21 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। 21 आईपीएस अधिकारी जिनका ट्रांसफर हुआ है। कई जिलों के पुलिस कप्तानों को बदला गया है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा, गोरखपुर, गोंडा, अयोध्या और प्रयागराज के पुलिस कप्तान के साथ साथ गाजीपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, कासगंज और अमेठी में भी नए पुलिस कप्तान की तैनाती की गई है। ये बड़ी जानकारी शैलेश कुमार पांडे को अयोध्या से प्रयागराज और अजय कुमार को प्रयागराज से सीबीसीआईडी लखनऊ और रोहन बोत्रे को कासगंज से गाजीपुर, प्रशांत वर्मा को कन्नौज से अयोध्या, सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर को गोंडा का एसपी बनाया गया है और गाजीपुर के एसपी राम बदन सिंह को नोएडा कमिश्नरेट में तैनाती दी गई है। राजेश कुमार श्रीवास्तव कन्नौज के नए एसपी होंगे और गोरखपुर के एसएसपी विपिन टाडा सहारनपुर के नए एसपी बनाए गए हैं। ये जो तबादला हुआ है, जो फेरबदल किया गया है, उसी की पूरी सूची हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन से वो नाम है जान लीजिए आप। मथुरा के एसपी गौरव ग्रोवर गोरखपुर के एसएसपी बनाए गए हैं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव को मथुरा का एसपी बनाया गया और अमरोहा के एसएसपी विनीत जायसवाल को मुजफ्फरनगर का एसपी बनाया गया है। अमेठी के एसपी दिनेश सिंगर बिजनौर के एसपी होंगे और किला मारण जी को अमेठी का एसपी बनाया गया है। संतोष कुमार मिश्रा गोंडा से मिर्जापुर एसपी के रूप में स्थानांतरित किए गए हैं। बेबी डीडीएस मूर्ति को कानपुर पुलिस कमिश्नर से कासगंज का एसपी बनाया गया है। ये पूरी सूची लिस्ट आपके सामने है। आदित्य लंगे वाराणसी से अमरोहा के एसपी बनाए गए हैं और साथ ही मिर्जापुर को भी लेकर जानकारी है कि मिर्जापुर के एसपी अजय कुमार सिंह वाराणसी में पीएससी के सेक्टर डीआईजी होंगे और बिजनौर के एसपी धर्मवीर को पीएससी स्थानांतरित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, उदयपुर हत्याकांड की बात करते हैं। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों से मारपीट हुई है। बड़ी जानकारी ये है, कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों से एनआईए कोर्ट परिसर में मारपीट हुई है। आरोपियों से लोगों ने मारपीट की। उसी वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। हत्या के चारों आरोपियों को एनआईए की कस्टडी मिली हुई है और ये कोर्ट परिसर में ही किस तरीके से उनके साथ मारपीट की। आम लोगों ने, लोग वहां पर पहुंचे थे जो गुस्से में थे और उदयपुर हत्याकांड के बाद आप देख रहे हैं देश भर में किस तरीके से गुस्सा है, नाराजगी है, बवाल है और उसी बवाल के बीच में जब कोर्ट परिसर में चारों आरोपी पहुंचे तो किस तरीके से लोगों का गुस्सा उन पर फूटा। ये तस्वीर आपके सामने है। एनआईए कोर्ट में आरोपियों से लोगों ने मारपीट की। भारी सुरक्षा यहां पर बढ़ाई गई थी और सुरक्षा के बीच में जब आम लोग यहां पर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे तो स्थिति अपने आप से नियंत्रित हो गई और फिर इस तरीके से आरोपियों की पिटाई हुई। आगे बढ़ते हैं, मेरठ से खबर है। मेरठ में तस्कर तस्लीम के खिलाफ पुलिस ने एक और एक्शन लिया है। पुलिस ने आज गैंगस्टर की 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया। सदर बाजार की पुलिस ने तस्कर तस्लीम की संपत्ति पर यह कार्रवाई की है। कार्रवाई की 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। ड्रग तस्कर तस्लीम पर 52 से अधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन फिलहाल वो जेल की सलाखों में बंद है। कार्रवाई के दौरान एएसपी चंद्रकांत मीणा ने कहा कि अन्य संपत्तियों का लगातार पता लगाया जा रहा है, जिसके बाद वहां पर भी उन संपत्तियों पर भी होगी कार्रवाई। कुर्की के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और गोदाम की जांच की गई। गोदाम का ताला तोड़ा गया और जांच के बाद गोदाम को सील कर दिया गया। 4 तस्वीरें। तस्लीम की 3 दुकानें सीज करी जा रही हैं गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) में, जिनकी वर्तमान में जो कीमत है 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। और भी हम चिन्हित कर रहे हैं कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो उन्होंने अवैध तरीके से अपने नाम पे या अपने परिजनों के नाम पे ली हैं। जैसे कुछ तथ्य सामने आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये पूरा एनडीपीएस का जो कारोबार है उन्होंने अपने परिजनों के माध्यम से, अपने बीवी, अपने बच्चे और अपने दामादों के माध्यम से किया है। अभी से इनमें 2 जो लोग हैं फ़रार हैं और बाकी बेल पे हैं। तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से जेल में रहते हुए भी ये अपना कारोबार चला रहे हैं, इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। आगरा में ब्लॉगर ऋतिका मर्डर केस में हर रोज नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऋतिका जिस फ्लैट में रहती थी उसका एक वीडियो सामने आया है।
वीडियो बनाने वाला शख्स कौन है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन वीडियो में कई जगहों पर घर का सामान बिखरा दिखाई दे रहा है। शख्स ने पूरे घर में घूमकर वीडियो बनाया और दिखाया कि रितिका को किस कमरे में बंद किया गया था और कहां से उसे नीचे फेंका गया। और ऐसा बताया जा रहा है कि रितिका को 4 मंजिल ऊपर से फेंकने से पहले फ्लैट के अंदर जमकर जद्दोजहद हुई थी और हत्यारों ने रितिका के साथ 2-2 हाथ भी किए थे, जिसकी वजह से फ्लैट का सामान बिखर गया और कहीं जमीन पर कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं तो कहीं गमले टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। रितिका का लिव इन पार्टनर विपुल ने पुलिस को कई सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि उस दिन 24 जून को किस तरीके से क्या हाल रहा होगा, किस तरीके से एक प्लानिंग के तहत रितिका और विपुल का मर्डर करने के उद्देश्य से आकाश और उसके 4 साथी यहाँ पहुँचे थे। ये बताया जा रहा है कि जो 5 लोग रजिस्टर पर गलत फ्लैट नंबर मेंशन कराते हैं ताकि जो गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं या जो बाकी लोग हैं उनको गुमराह किया जा सके। विपुल ने बताया है कि ये लोग यहाँ ही पास में ही कॉरिडोर में खड़े हुए थे और ऐसे में उसको ये जानकारी थी 11 सवा 11 पर रोज़ाना इस फ्लैट का गेट खुलता है और विपुल इस फ्लैट से अपने काम के लिए निकलता है। तो जैसे ही गेट ये खुलता है वैसे ही ताकत के बल पर धक्का देते हुए अंदर 5 लोग घुस जाते हैं और सबसे पहले वो रितिका और विपुल के साथ ज़बरदस्त तरीके से मारपीट करना शुरू कर देते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। विपुल ने ये बताया है कि उसके हाथों को हथकड़ियों से बांध दिया जाता है और उसके बैग में एक शर्ट थी, यानी ये जो चीज़ें इसलिए जुड़ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से जब हत्या की है तब वो ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहने हुए है और जब उसको अरेस्ट करके पुलिस ले जा रही है तो वो चेक्स की शर्ट पहनकर जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक तरीके से तैयारी के साथ आकाश गौतम यहाँ पहुँचा हुआ था और उसके पास एक कटर था उसके बैग में। तो ऐसे में हत्या के इरादे से वो आया हुआ था, हथकड़ी लेकर आया था और हथकड़ी से उसके हाथ बांध देते हैं। और विपुल ने ये बताया है कि जब उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी और 2 जो महिलाएं आई हुई हैं, काजल और कुसुमा, वो लगातार रितिका को मार रही थी और अनवर और चेतन उसमें साथ थे। और ऐसे में ये बात उसने कही है कि मुझे तेरी हत्या की सुपारी मिली है, यानी ये सुपारी किलिंग के उद्देश्य से ये 4 हत्यारे यहाँ आए थे। ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि जो विपुल के जो पत्नी हैं दीपाली और उसके पिता अनिल धर, सत्यम धर, इनके खिलाफ मार्च महीने में भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो क्या ये बात तय है कि क्या दीपाली के परिजन रितिका और विपुल को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे? क्या बदले की आग में दीपाली जल रही थी क्योंकि रितिका ने उसके हस्बैंड को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था? ये सारे सवाल अब इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कड़ियाँ लगातार जुड़ रही हैं। और तो कुल मिला के कहा जाए इस पूरे घटनाक्रम में ये स्पष्ट होता है कि एक प्रॉपर तैयारी के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर रेकी के साथ आकाश गौतम 2 महिलाओं और 2 पुरुष कातिलों के साथ इस फ्लैट में पहुंचा था। और अब इस मामले में लगातार एक के बाद एक सनसनीखेज जो कहा जाए फैक्ट्स हैं वो रिवील हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस इन तथ्यों को आखिर क्यों नहीं शामिल कर रही है। आगरा से मिथुन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं कानपुर हिंसा की। कानपुर में 3 जून की हिंसा मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। इंस्पेक्टर बेकनगंज नवाब अहमद और इंस्पेक्टर बजरिया संतोष को सस्पेंड किया गया है। वहीं इंस्पेक्टर चमनगंज जैनेन्द्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया। पुलिस कमिश्नर ने तीनों पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई की है। तो कानपुर हिंसा के बाद से लगातार एक्शन का सिलसिला भी चल रहा है। जो दोषी हैं उन पर तो कार्रवाई हो रही है, साथ में जो अधिकारी जिनकी भूमिका है या फिर किन्हीं भी कारणों से जिनकी संलिप्तता है उन पर भी लगातार गाज गिर रही है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। 3 पुलिसकर्मियों को लेकर ये ताजा जानकारी है। लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या के बाद अब उनकी पत्नी किरण को भी जान से मारने की धमकी मिलने लगी है। खुद उनकी पत्नी ने एबीपी गंगा से बातचीत में बताया कि उन्हें उर्दू में लिखे पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र में लिखा गया है कि जहां तुम्हारे पति को भेजा गया वहीं तुम्हें भी पहुंचा दिया जाएगा।
22 जून को किरण तिवारी को धमकी भरा खत मिला था, जिसके बाद पुलिस ने किरण के घर की सुरक्षा बढ़ा दी। आपको जानकारी दे दें कि 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी। अब उनके घर पे एक बंद लिफाफा में चिट्ठी मिली है। पुलिस मौके पे पहुंचकर इसका जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का समीक्षा की गई है और उनके घर पे समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई है। कुछ दिन पहले उनके घर पर एक चिट्ठी आई है जो उर्दू में लिखी हुई थी और उसमें लिखा था कि जो हाल तुम्हारे पति का किया है वैसा ही हाल तुम्हारा भी करेंगे। कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, किस तरह की धमकी भरी चिट्ठी आई है? वो चिट्ठी उर्दू में लिखी हुई थी और कैसे आई, डाक से आई या किसी के द्वारा आई, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो जो है नीचे रखी थी, तो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो आया और वो देखा कि चिट्ठी रखी है वहाँ, तो वो लेकर के ऊपर चले आया। वो यहाँ रखी रही तो उससे मैंने कहा ये चिट्ठी पे ना मोहर है ना साइन है किसी का, इसको देखो तो क्या है। तो उसने उसको फाड़ा, देखा लिफाफा, तो उस पर वो उर्दू का, उस पर 2-3-4 पन्ने का है, उर्दू का भरा उसमें संदेश था पूरा। तो मैंने अपने भतीजे को दिया कि भैया इसको ट्रांसलेट करके पढ़ाइए अगर तुम्हारे मोबाइल में अगर सुविधाएं हैं। उसने देखा तो उसमें यही सब लिखा हुआ था कि उसको हम मना करते रहे कमलेश को कि इस तरीके से बयान ना दो। इनके जबान काटने की मैंने धमकी दिया, उसके बाद ये नहीं सुधरा, हम अब आपको भी नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके का उसमें लिखा हुआ है सब। तो उसको पूरा ट्रांसलेट नहीं करवाया, बाकी थोड़ा करवा करके मैंने पढ़ा है। ये चिट्ठी कब आपने पुलिस को कब दी है चिट्ठी, और कब ये पता चला कि इस तरह की चिट्ठी कब भेजी गई थी? मैंने कल आपके जो है मीडिया के द्वारा, हमारे पास और भी लोग आए हुए थे, उनको मैंने बोला, क्योंकि हम ये चिट्ठी किसी को भी देना नहीं चाहते थे क्योंकि मेरा भी परिवार घबरा जाता है। लेकिन कल मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप ओपन करिए, अगर ओपन नहीं करेंगे तो आप प्रशासन भी नहीं सचेत होगा। तो मैंने उनको चिट्ठी कल दे दिया था, उसी के द्वारा हमारी चिट्ठी ओपन हो गई। फिर कल एसएसपी साहब आए और वो चिट्ठी लेकर के चले गए। ये कब मिली थी चिट्ठी? ये चिट्ठी करीब हो गया है 1 हफ्ते, वही 22 को आई हुई थी। तो ये पता नहीं चला आपके घर पे तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कौन चिट्ठी रख गया ये पता नहीं चला? सीसीटीवी कैमरे मेरे ख़राब हैं, 2 कैमरे किसी तरीके से चले, 2 बिल्कुल भी ख़राब हैं। इसकी सूचना हमने थाने को भी दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कल भी आए हुए थे अधिकारी लोग, तो वो भी कहे थे कि हाँ चलो कैमरा हम सही करवा देते हैं, तो यही वजह से पता नहीं चल पाया। अच्छा, यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? मेरे यहाँ सुरक्षा का इंतजाम पहले कुछ नहीं था, एक लाइन से रहता था, बाकी थाने से भी एक महिला आती थी और एक जो है जेंट्स आता था। और इस घटना के बाद हमारे यहाँ सुरक्षा बढ़ी है, लेकिन गनर मेरा एक ही है, आने जाने के लिए मुझे एक ही गनर मिला है। तो हम यही कहते हैं कि अगर हमारे लिए, अगर आप लोगों को थोड़ा से ये चिंतित हैं, तो फिर हमारी सुरक्षा एक गनर मुझे और बढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे बाहर जाना ना पड़ता है, मुझे भी खतरा है। अब ये तो पता नहीं है कि मेरा पर्सनल गनर तो है नहीं, मेरे गनर को डर जाए, अभी चला जाए तो मुझे तो मार दिया जाएगा। मेरा कोई पर्सनल कोई वो नहीं है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। तो हम ये चाहते हैं मुझे एक गनर और बढ़ाया जाए, जिससे मुझे जाने आने में असुविधा ना हो। और सुरक्षा की मांग किरण तिवारी ने की है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी 7 जुलाई को काशी के दौरे पर आने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेजी से वहां पर चल रही हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी शिक्षाविदों के सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। नमो घाट का तोहफा भी देने वाले हैं और नमो घाट प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये जानिए आप। साल 2019 में पीएम ने नमो घाट की नींव रखी थी और करीब 36 महीने के बाद उनके सपनों का ये घाट हकीकत की जमीन पर उतर चुका है। आगरा से खबर है। आगरा में हिंदूवादी नेता का तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेता नीतीश कुशवाहा ने बर्थडे पर तलवार से केक काटा। ये देखिए आप, पर्यटन स्थल मेहताब बाग के 11 सीढ़ी पर तलवार से केक काटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदूवादी नेता का तलवार से केक काटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक साथी भी दिखाई दे रहे हैं। अब इस वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया है, अभी ये कहा जा रहा है। ये वीडियो वायरल हुआ और कई सवाल भी खड़े होते हैं। बर्थडे का मौका और इस मौके पर तलवार से केक काटते हुए
नीतीश कुशवाहा नाम बताया जा रहा है हिंदुवादी नेता का, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, यूपी पुलिस लाख कोशिश कर ले मगर लोग अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे हैं, खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। बरेली में एक दबंग शख्स ने गुरुद्वारे के महासचिव पर तमंचा तान दिया। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने पहले तो बदसलूकी की, फिर तमंचा निकाल दिया। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आरोपी के खिलाफ सुभाष नगर पुलिस को तहरीर दी गई है, पुलिस कर रही है पड़ताल। बरेली से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। किस तरीके से ये आम सी बात हो गई है, जहां पर भी बहस से बात आगे बढ़ती है तो तमंचा तान दिया जाता है। और ये फतेहपुर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी तमंचा ताना गया। अब गुरुद्वारे के महासचिव को लेकर ये कहा जा रहा है कि महासचिव पर ये तमंचा ताना गया फतेहपुर में। और बरेली से भी ऐसी ही जानकारी है। कई सवाल खड़े होते हैं और कानून का खौफ लोगों में बचा ही नहीं है। इन तस्वीरों के जरिए भी आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं। मुंडन संस्कार के दौरान तमंचा लहराया गया, उससे फायरिंग भी यहाँ पर की गई है। अच्छा, फतेहपुर में ये बताया जा रहा है कि मुंडन संस्कार था और वहां पर तमंचा फहराया गया। और बरेली से जानकारी है गुरुद्वारे के महासचिव पर तमंचा ताना गया। दो तस्वीरें, कई सवाल इन तस्वीरों के साथ ही खड़े भी होते हैं। किसी बात को लेकर बहस हुई थी बरेली में और अचानक से तमंचा निकाल करके दबंग शख्स ने महासचिव पर ही तमंचा तान दिया। और फतेहपुर में भी मुंडन संस्कार का मौका और यहाँ पर फायरिंग की गई। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे गांव शहर 100 खबर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।